नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, इसकी आज यूनिट नंबर 1 को पूरा कवर करने वाले हैं। जहां आज आपको बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर मैं आपको अच्छे प्रकार से जो है अच्छे तरीके से पूरा समझा दूंगा। आपको बस क्या करना है कि वीडियो एंड तक देखना है। जितने भी आंसर हैं वो मैंने खुद ने डिज़ाइन किए हैं, कुछ चीज़ें आपकी बुक से ली हैं, तो उन्हीं को जो है अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, शिक्षा दर्शन क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें सभी शैक्षिक पक्षों यानी शिक्षा के अंदर आने वाले जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाए तो वह शिक्षा दर्शन है। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के सभी पहलुओं का अगर समग्र रूप से व्यापक रूप से अध्ययन किया जाए तो वह शिक्षा शिक्षा दर्शन कहलाती हैं। आगे देखते हैं कि ज्ञान की अनिवार्य शर्तें क्या हैं और इसके मौलिक स्रोत क्या क्या हैं। तो ज्ञान की अनिवार्य शर्तों की बात करें तो 3 अनिवार्य शर्त होती हैं। सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो उस पर, और वो जो विश्वास है वो पूर्णतः सत्य पर आधारित होना चाहिए। और लास्ट में है कि वो प्रमाणिक होना चाहिए कि आपने जिस जिस पर विश्वास किया क्या वो ऑथेंटिसिटी रखता है या नहीं। तो तीनों चीज़ें आपके ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। अब देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के मौलिक स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो पहला है कि प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके, दूसरा है अनुमान लगा के, तीसरा है उपमान यानी कि प्रतिमात्मक रूप से न कि प्रतीकात्मक। तो प्रतिमा आप किसी का इमेजिनेशन के माध्यम से भी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और लास्ट है कि जो शाब्दिक, जिसे आप पढ़कर प्राप्त करते हो वो शाब्दिक होता है, जिसे आप देखकर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हो वो प्रत्यक्षात्मक होता है, और जो आप अनुमानित जो लगाते हो जिसे मैथमेटिक्स होता है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी चलती है, अनुमानित ज्ञान भी चलता है। तो 4 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अनुमानित रूप से, उपमान रूप से या शब्द रूप से। तो चारों प्रकार के ज्ञान के मौलिक स्रोत होते हैं। आगे देखते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, आखिर क्यों हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन की हमारे समाज में नीड क्या है, क्यों इसको ग्रहण किया जाता है। तो पहला कारण है कि परिवेश के साथ अनुकूलन स्थापित करना है। हम जहाँ रह रहे हैं उस परिवेश की सभी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी हमें पता हो। इसी के लिए हम जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमारे परिवेश में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो। आगे है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु, अब प्रकृति का मतलब नेचर, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में अगर आपको सही तरीके से पता है तो आप उसकी सही नॉलेज रखते हो। अगला है भौतिक, जैविक एवं रासायनिक पदार्थों की सही परख हेतु। कई बार क्या होता है कि हम उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, जिससे कई बार तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। उसका मेन कारण ये है कि उसको उसके रासायनिक प्रकृति या जैविक प्रकृति या भौतिक प्रकृति के बारे में पता नहीं था, तो उस वजह से जो है व्यक्ति मर गया। तो आपको समझना है कि परिवेश में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो भौतिक रूप से अवेलेबल हो, चाहे आप वो किसी रसायन के रूप में हो या कोई पदार्थ हो, तो वो किसी भी चीज़ में है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला है आत्मबोध हेतु, व्यक्ति को खुद के बारे में भी जो है जानकारी शिक्षा से ही प्राप्त होती है। खुद क्या है, किसकी संतान है, किससे क्या संबंध है, वो शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। अब शिक्षा जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा को सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ रहे हो। शिक्षा का मतलब होता है औपचारिक और अनौपचारिक। घर में भी जो है माता पिता जो सिखाते हैं वो भी शिक्षा है, विद्यालय में जो शिक्षक सिखाते हैं वो भी शिक्षा है। तो शिक्षा का अर्थ आप ऐसा न समझिए कि किसी से जो है स्कूल जाकर या विद्यालय जाकर आपने ग्रहण की हो। आप उसे कहीं पे भी किसी से भी किसी भी समय प्राप्त कर सकते हो। अगला है रोजगार हेतु, आपको नौकरी लगनी है, रोजगार प्राप्त करना है, तो इस हेतु भी आपको जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य कारण थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, एक्चुअल इसका मेन क्या होता है, इसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। तो समझते हैं, शिक्षा जो है यह शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना सिखाना जो है संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। और यह जो है शिक्षा शब्द अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर से बना है। और उस एडुकेयर शब्द का मतलब होता है विकसित करना, यानी कि आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिपक्व बनाना, विकसित करना ही शिक्षा कहलाता है। और इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है उसका विकास करना होता है।
अभिव्यक्ति के लिए निपुण बनाना होता है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ, दूसरों के सामने अपनी विचारों को रख पाओ, तो ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक जागरूक बनो, समाज में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आप जो हैं सभी प्रकार से चीज़ों पर दक्षता हासिल करो, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों का विकास हो, आपके अंदर इतनी समझ होना चाहिए कि छोटे बड़े के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसको कैसे यूज़ करना है, तो ये जो है शिक्षा ही आपको सही सिखाती हैं। और जो शिक्षित नहीं है वो व्यक्ति इन चीज़ों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो अपन प्रश्न पढ़ रहे हैं ये छोटे प्रश्न हैं, इसके बाद जो है बड़े प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। आखिर किसे तो हम जो है शिक्षा कहते हैं और किसे हम ज्ञान कहते हैं। इस प्रश्न का जो है सही अगर अपन आंसर देखें तो ऐसा हो सकता है कि शिक्षा के बारे में आपको अलग से परिभाषा पता हो और ज्ञान की आप अलग से परिभाषा जानते हो, तो दोनों के बीच का आप डिफरेंस समझ सकते हो। अब देखते हैं, जैसे कि आपने शिक्षा के बारे में अभी पढ़ा है ऊपर, तो उसी से रिलेटेड समझते हैं कि शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? सामाजिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है समाज के अंदर चलने वाली जिसके द्वारा मनुष्य को जो जन्मजात शक्तियाँ मिली हैं उनका आप विकास कर पाओ। अब जन्मजात शक्तियों से हमारा मतलब है कि कोई मनुष्य किस क्षेत्र में पारंगत हो सकता है वो आपको शिक्षा से ही पता चल सकता है। जैसे कोई संगीत में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ाने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो सभी की अलग अलग जन्मजात शक्तियाँ होती हैं। इनका विकास शिक्षा से हो सकता है। कौशलों का विकास शिक्षा से जो है इनका विकास होता रहता है। अब चाहे आपके कौशल हो और चाहे आपके सामाजिक शक्तियाँ हो, इन सभी का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। अब ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान एक व्यापक अवधारणा है। शिक्षा की तरह जो है इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। अब शिक्षा जो है पर्टिकुलर एक विषय की या एक टॉपिक पर रिलेटेड दी जा सकती हैं, परंतु ज्ञान जो है, ज्ञान आपके जीवन के संपूर्ण सार को कहते हैं। आपने प्रकृति से, मनुष्यों से, किसी भी वस्तु से जो चीज़ सीखी है वो सभी चीज़ें ज्ञान के अंदर आती हैं। परंतु ज्ञान जो है एक ब्रॉड, एक बड़ी अवधारणा है। शिक्षा ऐसा नहीं है। शिक्षा के अंदर पर्टिकुलर एक फिक्स चीज़ को पढ़ाया जाता है और उसी की चीज़ में, उसी के बारे में नॉलेज ली जाती है। तो ये सभी जो हैं आप डिफरेंस समझ सकते हो कि ज्ञान जो है सभी पक्षों से संबंधित हैं, परंतु शिक्षा जो है फिक्स सामाजिक पक्ष या नैतिक पक्ष से संबंधित होती हैं। तो ये आपके दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब बड़े प्रश्नों की अगर अपन बात करें तो ये मैंने आपके सीरीज से लिए हैं, मैं आपको इनको समझाता हुआ चलूँगा। आपको जो मेन मेन बिंदु मैं आपको बताता चलूँ वो नोट कर लेना है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए इनको लिखूँ और फिर इनको आपको पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने सीरीज से इनको ले लिया है। परंतु आज जब मैं आपको समझाऊँगा तो आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि व्यवहारिकता या व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद जो है, व्यवहारवाद या जिसे आप प्रयोजनवाद कहते हो, ये क्या है और शिक्षा पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ये डीएलएड 2019 का प्रश्न है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद क्या है और इसके बारे में जानते हैं। सत्य अथवा यथार्थ वह है जो हमें व्यवहार में अनुभव हो सके। आपको जो फील होता है एक्चुअल में वो आपके लिए सत्य या यथार्थ हैं, और इसी से रिलेटेड आपके व्यवहार से रिलेटेड जो ज्ञान है वो व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद कहलाता है। यानी कि जहाँ आपको ये पता हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे कि यदि मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान अपने व्यवहार को जो है मॉडिफाई करते हुए पता लगा लेता है, अपने व्यवहार से सत्य असत्य का ज्ञान कर लेता है, तो यही इसका व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद कहलाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि व्यवहारवाद की उपयोगिता क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, या व्यवहारवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपको जो 3 नंबर वाला प्रश्न आता है उसमें आपको स्टार्टिंग की 3 लाइनें उसकी परिभाषा में देनी है और 4-5 लाइनें जो हैं आपको इसके प्रभाव के बारे में बतानी है। जितना सीरीज में लिखा हुआ होता है उतना आपको लिखना नहीं है। सीरीज वाले इसलिए ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि आप उनमें से कुछ मैटर इकट्ठा करके आप वहाँ लिख कर आ सको, इसलिए आपको वहाँ जो है प्रश्न बड़े लगते हैं। परंतु जब कोई इनको पढ़ाता है तो वो शॉर्ट में पढ़ाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अब शिक्षा पर व्यवहारवाद का क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। समाज एवं शिक्षा पर व्यवहारवाद का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार शिक्षा में कोई भी परिवर्तन, इस शिक्षा में कई प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो आपके व्यवहार से आए हैं।
विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए एक परिषद की व्यवस्था जो है वो व्यवहारवाद के लिए है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है एक पारंपरिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, परंतु वर्तमान में व्यवहार को, बालक के व्यवहार को देखते हुए एक परिषद की, छात्र परिषद की स्थापना की गई है, जहां आपको ये देखना होता है कि छात्र किस किस प्रकार से कैसे व्यवहार करता है और उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं शिक्षा पर ये प्रभावित करती हैं। और शिक्षा पर सत्य की कसौटी को मानते हुए शिक्षा को देना, असत्य का कम से कम प्रयोग करते हुए शिक्षा देना, ये भी व्यवहारवाद का ही आपके शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव है। और जो चीज़ परिवर्तनशील है उसको लगातार एडेप्ट करना, जो स्थिर नहीं है उसको भी ग्रहण करना, ये आपके व्यवहार के अंदर जो है बसा हुआ है। और इसी चीज़ को जो है आप प्रयोग करते हो। तो 3 लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन है कि शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन है वो व्यवहारवाद की देन है। जैसे कि शिक्षा का परिषद बनना, जहाँ जो है छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन है उसी के अनुरूप उसको शिक्षा दी जाए, तो ये व्यवहारवाद की देन है। अगला है कि व्यवहारवाद सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। जिस प्रकार सत्य को मनुष्य जीवन ग्रहण करता है, उसी प्रकार व्यवहारवाद भी जो है शिक्षा के अंदर केवल सत्य घटनाओं को ही मानता है। अगला है कि जो चीज़ परिवर्तनशील है वो आपका व्यवहार उसी प्रकार से जो है ढल जाता है। इसी प्रकार शिक्षा भी जो है एक परिवर्तनशील है, जहाँ शैक्षिक जो तथ्य होते हैं वो लगातार अगर बदल रहे हैं तो उन्हीं के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि स्वयं व्यवहारवादिकता कितना व्यवहारिक या क्रियात्मक या प्रयोगात्मक हो सकता है, ये विचारणीय है। यानी कि जो है व्यवहारवाद प्रयोगात्मक भी हैं, क्रियात्मक भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। तीनों चीज़ों को सामने एक साथ लेकर चलता है और यही चीज़ आपके शिक्षा में भी काम में आती हैं। शिक्षा व्यवहारिक भी होना चाहिए, क्रियात्मक भी होना चाहिए और प्रयोगात्मक भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। हम हर चीज़ वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, जैसा आपकी सीरीज में लिखा हुआ होता है वैसा अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से भी विचारों को ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं कि जो आपने प्रयोजनवाद पढ़ा है, ये प्रयोजनवाद शिक्षा के लिए क्या क्या उद्देश्य तय करता है, तो ये आपको बताने हैं। तो इसके जो हैं प्रयोजनवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने इसकी 3 विशेषताएं बताई हैं। उद्देश्य की 3 विशेषता बताई है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद अब इसके क्या क्या प्रकार हैं उसको भी समझेंगे। सबसे पहला है कि छात्रों की क्रियाओं और आवश्यकताओं पर निर्भर है। छात्र जिस प्रकार की क्रियाएं करता है उन्हीं को देखकर और उनकी जो आवश्यकता है उन्हीं को देखकर व्यवहारवाद बना है, तो शिक्षा भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अगला है छात्र के सहयोगों से संचालित होता है। छात्र के सहयोग के कारण ही तो परिषद की स्थापना की गई है, ताकि छात्र अच्छे प्रकार से जो है सीख पाएँ, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए। शिक्षा के उद्देश्य विशेष एवं तात्कालिक होते हैं। जैसा आपका व्यवहार होता है, जिस प्रकार से आप व्यवहार को तुरंत बदलते रहते हो, उसी प्रकार जो है शिक्षा को भी जो है तात्कालिक रूप से और विशेष रूप से बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुराने पैटर्न को ही अभी अभी तक जो है आप चलाते आए हो। अगला है कि बालक को अपने मूल्यों, आस्था एवं विश्वासों का निर्माण करने की क्षमता जो है आपका व्यवहारवाद देता है। इसके बाद है कि बालक का बौद्धिक विकास करना है, जिससे वो उपयोगिता के विषय में उसे जो है हर चीज़ की उपयोगिता पता चल सके। जब बौद्धिक विकास करना है तो इसके लिए जो है उसको प्रयोगात्मक बनाना पड़ेगा। अगला है छात्र का हर उपयोगी दिशा में विकास करना है, उसको क्रियात्मक रूप से अच्छा बनाना है, ताकि वो खुद जो है हर चीज़ को देख के परखे उसकी सही दिशा का पता लगा सके। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो समय अनुसार आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्देश देना। जिस प्रकार जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी चीज़ के उसे निर्देश मिले। बालकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना भी जो है आपके प्रयोजनवाद का उद्देश्य है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख सकते हो प्रयोजनवाद के शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उद्देश्य हैं। तो ये हो गए हैं। आगे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस साल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं इसे मान रहा हूँ और मुझे पूरी आशा है कि यहाँ से एक न एक प्रश्न आएगा कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। इसी तरह मैंने जो आपको पहला प्रश्न पढ़ाया था वो भी यही था कि शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं। तो 2015 में आया था, उसके बाद अभी तक प्रश्न नहीं आया है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल ये प्रश्न आ जाए। तो इसके बारे में समझते हैं। शिक्षा जो है और दर्शन दोनों में अभिन्न एवं अविच्छिन्न जो है संबंध हैं। अब अभिन्न का मतलब है कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण को अलग अलग रूप से प्रस्तुत करते हैं। जहाँ शिक्षा जो है क्रियात्मक पक्ष हैं,
तो दर्शन जीवन का विचारात्मक प्रश्न जो है पक्ष है। एक पहलू तो जो है सोचने के लिए काम करता है ये जो दर्शन है, और एक पहलू आपको काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए बताता है। शिक्षा से आप जो है किसी भी काम को कर पाते हो, और दर्शन वो चीज़ है जो काम के बारे में आप सोच पाते हो। तो सोच कर काम करना यानी कि दर्शन करके आप शिक्षा को ग्रहण करते हो तो शिक्षा दर्शन कहलाता है। दोनों एक दूसरे के से रिलेटेड हैं। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्था, संगठन और शिक्षण विधियों का विकास समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे पुराने समय में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रचलित थी, वो दर्शन पर आधारित थी, और उन्हीं दर्शन को वर्तमान में किस प्रकार से मॉडिफाई करके यूज किया जा रहा है, वो आपकी शिक्षा है। तो शिक्षा और दर्शन अलग अलग चीज़ नहीं है, एक दूसरे से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अब इसके बारे में आपको और ज़्यादा नहीं लिखना है। स्टार्टिंग की 4-5 लाइनों के होने के बाद हम जो है कुछ मुख्य बिंदु 2-5 लाइनें एक्स्ट्रा और लिखेंगे, और उसके बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स बनाकर उसके आंसर लिखेंगे। जैसे मुख्य बिंदु में हम लिखेंगे कि यदि हम शिक्षा और दर्शन के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि संसार के सभी महान दार्शनिक जो हैं महान शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। यानी कि महान दार्शनिक का मतलब होता है कि महान विचारक, अच्छे विचार रखने वाले अच्छे शिक्षा शास्त्री हुए हैं। जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सभी जो है महान दार्शनिक थे, और इनके विचारों से ही जो है शिक्षा का विकास हुआ है। इसके बाद आपको जो है डायरेक्ट जो पॉइंट्स हैं उन पर आ जाना है कि दर्शन और शिक्षा का क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला इनका कार्य होता है मार्गदर्शन करना। अब मार्गदर्शन से मतलब होता है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों को निर्देश देने का काम जो है शिक्षा और दर्शन दोनों का होता है। अगला है राजनीति को प्रभावित करना। विचार एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे जो है बड़े बड़े राजनीतिक जो हैं बदलाव होते रहते हैं। शिक्षा का ही और दर्शन का ही एक योगदान है कि संविधान का निर्माण हो पाया है, और उसी के फलस्वरूप जो है आज एक पूरे देश की शासन व्यवस्था चल पाती है। अगला है उद्देश्य निर्धारण में भूमिका। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आप निर्धारित करते हो दर्शन के माध्यम से, यानी विचारों के माध्यम से। इसी प्रकार शिक्षा जो है आपको रोजगार प्रदान करती है, तो शिक्षा से भी आपके जीवन का उद्देश्य निर्धारित होता है, और दर्शन से भी आपके जीवन का जो है लक्ष्य निर्धारित, उद्देश्य निर्धारित होता है। आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु, वो है कि शिक्षा की आदर्श विधि और परिणामों को प्रकट करने के लिए दर्शन का यूज होता है। कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपके इसमें काम में आती हैं। दर्शन जो है वो आपके अमूर्त विचारों के माध्यम से आकार लेता है। अमूर्त विचार वो होते हैं जो आपके मस्तिष्क में चलते हैं, परंतु शिक्षा जो है, शिक्षा को आप पढ़कर या किसी से सुनकर, किसी के विचारों से प्रभावित होकर ग्रहण कर सकते हो। तो विचारों के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो जिसे आप आदर्श विधि कहते हो वो विचारों से ही प्रभावित होती हैं, यानी शिक्षा जो है विचारों से निकल कर आती हैं। किसी के मन में क्या विचार आया, उसने उसी विचार को शिक्षा के रूप में किसी को बता दिया, तो वो शिक्षा हो जाती हैं। और जब तक विचार हैं तो वो तब तक जो है आपके दर्शन के अंदर काउंट की जाती हैं। तो दोनों चीज़ें एक हैं, जिसे आप दर्शन कहते हो वो विचार हैं, और वही आपकी बोलने पर शिक्षा बन जाती हैं। तो ये दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं। आगे बात करते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवाद का आप समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 19 में 2018 में पूछा गया है। अब पहले तो इसका अर्थ जानते हैं, और फिर इसके बारे में अपन जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। हम फालतू चीज़ों को नहीं देखेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखेंगे। हिंदी में प्रकृतिवाद शब्द का जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रकृति और वाद। जहाँ वाद का अर्थ होता है विचारधारा, किसी को फॉलो करना, किसी के आइडियोलॉजी को मानकर चलना, ये तो होता है विचारधारा। और विचारधारा कैसी होनी चाहिए, प्रकृति पर आधारित, यानी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, नेचर को संरक्षित करने के लिए जो विचारधारा काम में ली जाती हैं उसे कहते हैं प्रकृतिवाद। ये 2 तरह का होता है, भौतिक प्रकृतिवाद और बालक की प्रकृति। तो प्रकृति का अर्थ है कि वह कृति जो स्वाभाविक रूप में या प्राकृतिक रूप से आपके अंदर, मनुष्य के अंदर जो है पहले से बसी हुई है, उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, बाहर से जो प्रकृति से मिला है उसको वैसे का वैसे ही ग्रहण करना। और भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है, जो हमें सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। यानी कि भौतिक प्रकृति जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, मनुष्य खुद हो गया, तो ये सब भौतिक हैं। तो इनको जैसे आपको देखते हो वैसे आप उनको मान लेते हो। तो प्रकृति के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जो सेम टू सेम काम में ली जाती हैं वो भौतिक प्रकृति होती हैं। और बालक की प्रकृति का मतलब होता है कि बालक को जानकर उसके विचारों को समझ के बाद फिर आप जो है उसको वैसी शिक्षा दोगे तो वो बालक की प्रकृति के अकॉर्डिंग दी जाने वाली शिक्षा होगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रकृतिवाद जो है इसके कितने रूप हैं। तो इसके तीन मुख्य रूप हैं। पहला है पदार्थवाद। अब पदार्थवाद क्या है इसको जानते हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह संसार एवं मनुष्य की समस्त क्रियाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थ पर आधारित करता है, यानी कि जो पदार्थ आपको दिखते हैं उन्हीं के बेसिस पर आपको जो है सिखाया जाएगा, जो नहीं दिखता है उसकी ये व्याख्या नहीं करेगा। तो ये तो है पदार्थवाद प्रकृतिवाद के अंदर। दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, यानी कि यंत्रों के माध्यम से प्रकृति की चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाएगी वो यंत्रवादी प्रकृतिवाद कहलाएगा। यहाँ सिर्फ यंत्रों के माध्यम से ही व्याख्या की जाती है, अन्य चीज़ों को काम में नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा है वो है जैविक प्रकृतिवाद, यानी कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये जैविक प्रकृतिवाद कहलाता है। तो तीनों चीज़ें हो चुकी हैं कि प्रकृतिवाद क्या होता है। प्रकृति की विचारधारा को ग्रहण करते हुए शिक्षा देना। दो प्रकार से हो सकता है, भौतिक और बालक की प्रकृति, और तीन प्रकार इसके होते हैं, तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। अगला है आदर्शवाद। क्या होता है, किसे आप आदर्शवाद कहोगे। तो ये प्रश्न भी 2015 में आया था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बेसिक डिटेल दे दूंगा, आप इन्हें एज इट इज़ लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट मेन मेन लाइनें लिखनी हैं। अब आदर्शवाद का मतलब है प्राचीनतम विचारधारा। किसी को आइडियल मानकर उसी के विचारों से प्रभावित होकर आप जो जैसा व्यवहार करते हैं उसे आदर्शवाद कहा जाता है। अब भारतीय दार्शनिकों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर जो है आदर्शवादी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी से प्रभावित होकर अपने विचार बनाए हैं। इसके अलावा अब आदर्शवाद क्या है, इसके चार निष्कर्ष अपन देख लेते हैं। विचारों पर बल देते हुए मानसिक जगत को भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। ये कहता है कि मनुष्य जो है मानसिक रूप से अगर सशक्त होगा तो उसे भौतिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो मन की स्थिति जैसी है व्यक्ति वैसा बन पाता है। इनका कहना है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आपकी मनोस्थिति जैसी है आप वैसा ही बर्ताव करते हो। अगर आप सशक्त हैं तो हर बाधा को आप जो है पार कर पाते हो, अगर आप सशक्त नहीं हैं तो पार नहीं कर पाओगे। अगला है व्यक्ति में आदर्श एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है इसके माध्यम से। भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत की अनुभूति या अभिव्यक्ति कराता है और जीवन के अंतिम उद्देश्य को आपको स्व अनुभूति कराता है। व्यक्ति खुद जो है मानसिक रूप से सशक्त होगा तो उसे पता रहेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार में सभी चीज़ें जो हैं किस लिए बनी हैं, तो वो सभी चीज़ जो हैं मानसिक रूप से सशक्त होने पर पता लग जाता है। अब आगे देखते हैं कि शिक्षा के अंदर आदर्शवाद किस प्रकार से काम में आता है। तो इसके उद्देश्य देखेंगे कि शिक्षा के अंदर क्या क्या काम में आता है। तो सबसे पहला है कि व्यक्ति को आत्म अनुभूति करवाता है, खुद के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है। तो वो आपके आता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नो दे सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में व्यक्ति जाने तो वो अपने आप के बारे में आदर्शवाद होता है। अगला है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है वो अन्य व्यक्तियों के जो है आइडियोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। मनुष्य जैसा देखता है, जो उसे अच्छा लगता है वो उसी को फॉलो करता है। तो जो मनुष्य हैं ईश्वर की सबसे अच्छी कृति है, सबसे अच्छी रचना है और ये जो है व्यक्तियों का व्यक्तित्व का विकास करता है और किसी के व्यक्तित्व का जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ता रहता है। इसके बाद है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास और अनुभूति करना। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से जो आपको दिखाई दे रहा है उसका विकास तो आप कर रहे हो, परंतु जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसका भी आप जो है विकास करते हो। यानी कि पूर्णतः चिंतन पर आधारित जो ज्ञान होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना कि आपकी शिक्षा। जितना आप पढ़ते हो वो तो इम्पोर्टेंट है, परंतु जो आप नहीं पढ़ पाते वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलना है। अगला है सांस्कृतिक विराम की रक्षा एवं बुद्धि। आपका जो बौद्धिक विकास है और आपकी संस्कृति जो है वो आपके आध्यात्मिक, आपके आदर्शवाद पर ग्रहण होती हैं। जैसे किसी के विचार पर आपने जो है चलना स्टार्ट किया, जैसे महात्मा गांधी हैं, उनकी आपने आइडियोलॉजी फॉलो की है तो आप हिंसा नहीं करोगे, उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं के संस्कार को ग्रहण करते हुए आप जो है आगे बढ़ते हो। अगला है आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आपको सत्यम, सुंदर और शिवम, यानी कि तीनों चीज़ें जो हैं, यानी गुडनेस, गॉडनेस, ब्यूटी और ट्रुथ, सत्य का ज्ञान हो जाए, हर चीज़ क्या है उसके पहलुओं का ज्ञान हो,
संसार की सुंदरता का ज्ञान हो और संसार में दैविक जो शक्ति है उसके बारे में अगर आपको सही पता है तो आपको आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके आदर्शवाद में आती हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना है, ताकि आगे भी जो है हम ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू रख सकें।